आसमान से नीचे उतरने वाला ग्रुप घमंडी जीनियस, सायर और दूसरे रंगरूट निकले जो पहले युद्ध के मैदान में भाग गए थे। लाल बालों वाला जीनियस आगे बढ़ता है, अविश्वसनीय गति से ग्रुप की ओर छलांग लगाता है। सायर नए आने वालों को पहचानकर हैरानी से ऊपर देखता है और सदमे में कहता है कि सायर और उसका ग्रुप वापस आ गया है। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए सायर राहत की सांस लेता है। वो मानता है कि वो एक पल के लिए डर गया था, ये सोचकर कि कोई शक्तिशाली दुश्मन हमला कर रहा है, और जोर से सोचता है कि सायर जैसा आदमी वहां कैसे बच पाया। हालांकि लू शेंग का चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत है। जैसे ही सायर और उसके साथी उतरते हैं, वे खाली अजीब भावों के साथ चुपचाप खड़े हो जाते हैं। एक अजीब मुड़ी हुई ऊर्जा उन्हें घेरे हुए है, जिससे एक बेचैन करने वाला आभास होता है, जिसे लू शेंग तुरंत नोटिस करता है। लू शेंग का शक तब पुख्ता हो जाता है जब वो सायर के पीछे एक विशाल भूतिया जानवर का प्रक्षेपण देखता है, एक डरावना अजगर जैसा सिर। उसे एहसास होता है कि सायर पर कब्जा कर लिया गया है और अब उस आदमी अदृश्य लेवल 13 जानवर द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। लू शेंग अपनी आंखें सिकोड़ता है, स्थिति का विश्लेषण करता है। ऐसा लगता है कि दुश्मन ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया है और सीधे हमला करने के लिए तैयार है। हालांकि वो तिरस्कार से देखता है कि जानवर अभी भी अपना असली शरीर दिखाने से इनकार कर रहा है, एक कायर की तरह छिपना और कठपुतलियों का इस्तेमाल करना पसंद करता है। तत्काल खतरे को भांपते हुए हवा में तनाव बहुत बढ़ जाता है। एक हाथ बाहर निकलता है और शून्य से एक लंबा भाला खींचता है। दूसरा हाथ एक लड़ाई वाले चाकू की मूठ पकड़ता है, उसे खींचता है, लड़ाई के लिए तैयार। लाल बालों वाला अधिकारी और पेटू कप्तान पीठ से पीठ सटाकर खड़े हैं, हथियार खिंचे हुए। अधिकारी एक लंबा डंडा चलाता है जबकि कप्तान एक ब्लेड पकड़े हुए है, और वे दोनों दृढ़ संकल्प के साथ कब्जा किए गए रंगरूटों को घूरते हैं। पीछे से लू शेंग दृश्य को देखता है, दुश्मन की रणनीति का विश्लेषण करता है। वो अदृश्य लेवल 13 जानवर की तुलना एक वीडियो गेम के जादूगर से करता है, एक चालाक जो अंधेरे में छिपता है और कठपुतलियों का हेरफेर करता है। ऐसा लगता है कि दोनों गाइड्स को भी आखिरकार एहसास हो गया है कि कुछ गलत है। भले ही लौटने वाले रंगरूट तकनीकी रूप से उनके साथी हैं, हवा शक से भरी हुई है। दूसरे रंगरूट जो सभी तेज लेवल 12 के योद्धा थे, वे भी महसूस कर सकते थे कि कुछ गड़बड़ है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे सायर के ग्रुप के पास जाएं, वे उन्हें सतर्क भाव से देख रहे थे। सायर ने एक कैजुअल हाथ हिलाकर तनावपूर्ण चुप्पी तोड़ी। उसने गाइडों से पूछा कि क्या सच में हथियार निकालना जरूरी है, सिर्फ इसलिए कि उसका ग्रुप बिना बताए थोड़ी देर के लिए चला गया था। ऊपर हवा में लाल बालों वाली ऑफिसर और पेटू कैप्टन सतर्क रहे, उनके हथियार तैयार थे। कैप्टन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि ये सायर तय नहीं करेगा कि हालात कितने गंभीर हैं। उसने उन्हें चेतावनी दी कि बिना इजाजत के जाना एक बड़ा अपराध है, और अगर वे खुद को नहीं समझाते हैं तो घर भेजना उनकी हल्की सजा होगी। सायर ने कैप्टन को घूरा, उसका कैजुअल रवैया एक पल के लिए बदल गया। हालांकि उसने जल्दी ही ज्यादा समझदारी वाला लहजा अपनाया और ऑफिसर्स के सामने माना कि टीम को बिना इजाजत के छोड़ना उनकी गलती थी। फिर उसने अपने कामों को सही ठहराने की कोशिश की। हवा में तैरते हुए उसने दावा किया कि उनके पास एक अच्छा कारण था। उन्हें अजीब जानवरों के इकट्ठा होने की जगह मिली थी, एक बेहतरीन शिकारगाह जो अनगिनत बीस्ट कोर्स से भरी हुई थी। उसने समझाया कि उसे पता था कि ऑफिसर्स उन्हें कभी नहीं जाने देंगे, इसलिए उन्होंने अकेले काम करने का फैसला किया। शिकारगाह का नाम सुनते ही लाल बालों वाली ऑफिसर का दुश्मनी वाला भाव नरम पड़ गया। इतने सारे संसाधनों की संभावना से उसकी दिलचस्पी साफ तौर पर बढ़ गई थी। सायर के पीछे मौजूद दूसरे रंगरूटों ने जल्दी से उसकी कहानी का समर्थन किया। एक गंजे रंगरूट ने कहा, ये पुष्टि करते हुए कि सायर सच कह रहा है और वे सिर्फ ज्यादा बीस्ट कोर का शिकार करने के लिए गए थे। गंजा रंगरूट अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि अलग आसमान के युद्ध के मैदान में आने का उनका पूरा मकसद मजबूत बनना है, क्योंकि कोर ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है। उसने जोर दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। एक और सफेद बालों वाला रंगरूट मुस्कुराते हुए बीच में बोला, ये बताते हुए कि भले ही वे चले गए थे, वे सभी सुरक्षित वापस आ गए, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। उनके एकजुट होने और दिखने में सही लगने वाले बहानों ने गाइडों को अनिश्चित कर दिया। लाल बालों वाली ऑफिसर ने पेटू कैप्टन की ओर मुड़कर पूछा कि वो क्या सोचता है, क्योंकि दोनों ही उलझन में दिख रहे थे। उन्हें हिचकिचाते हुए देखकर सायर ने मौके का फायदा उठाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपना स्पेशल स्टोरेज एक्टिवेट किया।
उसके हाथ से चमकते गोलों का एक बहुत बड़ा सैलाब निकलता है जो हवा में घूमते हुए नीचे जमीन पर गिरता है। सबके सामने कीमती चमकदार अजीब जानवरों के कोर का एक बहुत बड़ा ढेर बन जाता है। सायर ये बहुत बड़ा खजाना गाइडों को देता है और कहता है कि उन्हें ये माफी के तौर पर कोर स्वीकार कर लेने चाहिए। सायर घोषणा करता है कि क्रिस्टल का ये विशाल ढेर उनके कुल खजाने का सिर्फ आधा है और वो घोषणा करता है कि वे ये सब बाकी लोगों के साथ बांटने को तैयार हैं। चमकते नीले खजाने के पहाड़ के बगल में आराम से खड़े होकर वो अपनी शर्त बताता है। ये सारी दौलत उनकी है, बशर्ते दोनों अधिकारी उसके ग्रुप को बिना किसी सजा के टीम में फिर से शामिल होने दे। अजीब जानवरों के कोर की इतनी ज्यादा संख्या देखकर दूसरे रंगरूटों में लालच की लहर दौड़ जाती है। सायर की आंखें फटी रह जाती हैं जब वो अविश्वास में चिल्लाता है कि दौलत का ये पहाड़ उन्हें जो मिला था उसका सिर्फ आधा है। लालच तुरंत सायर पर हावी हो जाता है। वो जोश में आकर शांत चट्टानी आदमी टैंग डून को पकड़ता है और चिल्लाता है कि इतने सारे कोर पाने के लिए सायर ने जरूर किसी पैतृक जानवर की कब्र लूटी होगी। वो उन्हें सोखने से मिलने वाली पावर बूस्ट के बारे में सोचने लगता है और कैप्टन की शुद्धिकरण तकनीक को याद करके खुद को यकीन दिलाता है कि ये सुरक्षित है। ये लालच दूसरे रंगरूटों के लिए रोकना बहुत मुश्किल था। एक एक करके उनके चेहरे लालच से भर गए और वे क्रिस्टल के ढेर की ओर चलने लगे, सीधे जाल में। जैसे ही रंगरूट करीब आते हैं उनके चेहरों पर एक अजीब अप्राकृतिक मुस्कान फैल जाती है। टीम का मूड बदलते देखकर पेटू कैप्टन डगमगाता हुआ लगता है। वो लाल बालों वाले अधिकारी की ओर मुड़ता है और हिचकिचाते हुए सुझाव देता है कि शायद उन्हें इस बार ग्रुप को माफ कर देना चाहिए। हालांकि कैप्टन घबराकर पसीना बहा रहा है। वो लाल बालों वाले अधिकारी के करीब झुकता है और अपने असली विचार फुसफुसाता है। उसे एहसास हो गया है कि ये खरगोश सायर टीम के लालच का इस्तेमाल करके उन पर दबाव डाल रहा है और उसे यकीन है कि सायर की नीयत खराब है। इस बीच लू शेंग इस चल रहे नाटक को तेज भेदने वाली नज़र से देख रहा है। उसके होठों पर एक हल्की मज़ेदार मुस्कान है। ये हैरानी की बात है कि दुश्मन ने सीधे हमला क्यों नहीं किया। स्थिति को मनोरंजक पाते हुए वो मन ही मन उन्हें अपना छोटा सा शो शुरू करने के लिए आमंत्रित करता है। ये देखने के लिए उत्सुक है कि उनके पास क्या चालें हैं। लाल बालों वाला अधिकारी और पेटू कैप्टन जमीन पर उतरते हैं। ऐसा लगता है कि वे सौदा करने के लिए तैयार हैं। सायर एक विजयी चालाक मुस्कान के साथ अपनी बाहें फैलाता है। वो सौदा और आकर्षक बनाता है। अधिकारियों से कहता है कि अगर वे अभी सहमत हो जाते हैं तो बेस पर उनके लिए एक अलग निजी तोहफा होगा। पेटू कैप्टन के करीब झुककर सायर जाल में एक और चारा डालता है। वो फुसफुसाता है कि वो उस जानवर इकट्ठा करने की जगह के कोऑर्डिनेट्स भी शेयर कर सकता है जिसे उसने खोजा है। लाल बालों वाला अधिकारी कैप्टन की ओर झुकता है जो गंभीर भाव से प्रस्ताव पर विचार करने का नाटक करता है। कुछ देर बाद वो सहमति में हल्का सा सिर हिलाकर अपना फैसला लेती है। उसका सिर हिलाते हुए देखकर सायर की मुस्कान चौड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर गया है। तो हमारा समझौता हो गया? वो अपने हाथ जोड़ते हुए पूछता है। लेकिन लालची कैप्टन एक बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है। वो शांति से सायर से बात करता है और कहता है कि अपनी छोटी सी यात्रा के बाद वो बहुत ज्यादा विनम्र हो गया है। कैप्टन आगे कहता है कि हालांकि वो शायर को अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन उसे उसकी घमंडी पर्सनैलिटी याद है। असली शायर कभी भी उन्हें ऑफिसर कहकर नहीं बुलाता। इसके अलावा कैप्टन क्रिस्टल के पहाड़ की ओर इशारा करता है और कहता है कि असली शायर इतना उदार नहीं होगा कि इतने सारे कीमती बीस्ट कोर शेयर करे। कैप्टन का चेहरा ठंडा और गंभीर हो जाता है जब वो कहता है कि सायर की पर्सनैलिटी में ये बदलाव बहुत ज्यादा है। कैप्टन की तेज बात से वो कब्जे वाला रंगरूट पूरी तरह से हैरान रह जाता है। सायर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है और एक पल के लिए उसके अंदर के जानवर की लाल खड़ी दरार दिखाई देती है क्योंकि उसका भीस कमजोर पड़ जाता है। घबराया हुआ और बेनकाब कब्जे वाला सायर अपनी मुट्ठी भींचता है और गुस्से से चिल्लाता है। वो अपना बचाव करने की कोशिश करता है, कहते हुए कि वो जवान है, और जल्दी बदल जाता है। फिर गुस्से से कैप्टन से पूछता है कि वो क्या कहना चाहता है। लांची कैप्टन उसे शांत मुस्कान देता है और कहता है कि उसकी बातें सही लगती हैं और इसी वजह से वो उस पर विश्वास करना चुनता है। जैसे ही सायर के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान आती है, ये सोचते हुए कि उसकी चाल काम कर गई है, कैप्टन एक जरूरी शर्त जोड़ता है। वो कहता है कि सायर पर सच में भरोसा किया जा सकता है या नहीं, ये लॉर्ड हाई जी दाओ खुद आकर वेरीफाई करेंगे। घटनाओं के इस अचानक मोड़ से कब्जे वाला सायर पूरी तरह से हैरान और फंस जाता है। लाल बालों वाले ऑफिसर के बगल में खड़े होकर कैप्टन सायर को भरोसा दिलाता है कि वे लॉर्ड के सामने उसके लिए अच्छी बात कहेंगे, ये साफ करते हुए कि उनका फैसला आखिरी है। कब्जे वाले सायर का धैर्य आखिरकार टूट जाता है। उसका चेहरा अंधेरे में डूब जाता है और वो गुस्से से कांपने लगता है। वो अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींचता है कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद हो जाते हैं और वो मुश्किल से दोनों ऑफिसरों से बात कर पाता है। जब उनकी चाल पूरी तरह खुल गई
तो सायर और उसके कब्जे वाले रंगरूटों के ग्रुप ने नाटक बंद कर दिया। उनकी दुश्मनी आभा बढ़ गई और उन्होंने पूछा कि गाइड इतने मुश्किल क्यों हो रहे हैं। उसके पीछे दूसरे कब्जे वाले योद्धाओं का सब्र टूट गया। एक ने शिकायत की कि ये समय की बर्बादी थी और उन्हें शुरू से ही हमला कर देना चाहिए था। दूसरा सहमत हुआ और शेखी बघारी की अपनी मौजूदा ताकत से वे उन्हें आसानी से कुचल सकते हैं। सायर ने गुस्से में चिल्लाया और अपनी वफादारी जाहिर कर दी। हमारा मालिक खुले में काम करना पसंद नहीं करता, वो चिल्लाया, शिकायत करते हुए कि उसके पास आदेश मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। प्लान बर्बाद होने पर सायर ने सारा दिखावा छोड़ दिया। उसने अपना पैर जोर से पटका जिससे उसकी नीचे की जमीन फट गई और वो आगे कूदा। गुस्से से भरा हुआ वो सीधे लाल बालों वाली ऑफिसर की ओर बढ़ता है, उसे गाली देता है और कहता है कि वो लंबे समय से उससे निपटना चाहता था।